कि अब है ना बेसिकली रिलेशंस एंड फंक्शंस। अगर इस चैप्टर की बात करें बेटा तो ये चैप्टर आप लोगों ने ऑलरेडी 11th क्लास के अंदर इसके बारे में सब कुछ पढ़ रखा है। मतलब आपने 11th क्लास के अंदर रिलेशन भी पढ़ा होगा, आपने 11th क्लास के अंदर फंक्शन भी पढ़ा होगा। अब दोनों के अंदर जो सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखने की होती है वो ये होती है कि सारे के सारे रिलेशन जो होते हैं ना वो फंक्शन नहीं होते, बट सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं ना वो रिलेशन जरूर होता है। क्योंकि फंक्शन जो होते हैं ना दे आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशंस। जब आपके दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक रिकॉग्नाइजेबल लिंक बैठता है, एक कनेक्शन बैठाया जाता है, उस केस के अंदर बेसिकली आपके पास में फंक्शन निकल के आता है, बट वो अल्टीमेटली पार्ट किसका होता है? रिलेशन का ही पार्ट होता है। इस चीज का ध्यान रखना। अब बेसिकली अगर हम इसमें और डिटेल में थोड़ी सी बात करें तो जो तीन चीजें होती हैं जो आप लोगों ने क्लास में कभी पढ़ी होगी, वो पढ़ी थी आपने, डोमेन के बारे में पढ़ा होगा तो बेटा, फिर उसके बाद में आपने रेंज के बारे में पढ़ा होगा, और आप लोगों ने यहाँ पे कोडोमेन के बारे में भी पढ़ा होगा। ये तीन ऐसी टर्म्स होती हैं जो आप लोगों ने पढ़ी होगी 11th क्लास में। अभी तक 11th क्लास का चलेगा, 12th क्लास के कंसेप्ट क्या क्या आने वाले हैं वो अभी अपन धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना कि ये तीन चीजें, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। अब डोमेन आपके पास में बेसिकली क्या होता है, जो भी आप इनपुट डालते हो ना दैट इज कॉल्ड द डोमेन। डोमेन इनपुट डालने पे जो आपको आउटपुट मिलता है दैट इज कॉल्ड द रेंज। और जो आप कोड, अब बात करते हैं कोडोमेन की, कोडोमेन का इनपुट आउटपुट से कोई लेना देना नहीं होता, कोडोमेन सबसे अलग होता है। हालांकि जो ये आपकी रेंज होती है ना, रेंज और कोडोमेन के अंदर एक अच्छा सा रिलेशन होता है जो 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। वो ये होता है कि आपकी जो भी रेंज होती है ना, या तो ये आपकी कोडोमेन का सबसेट होगा या ये कोडोमेन के बराबर होगा। कभी भी कोडोमेन को एक्सीड नहीं कर सकता, इस चीज का ध्यान रखना। अब मैं आपको इधर एक एरो डायग्राम बना के सिखाऊंगा। अभी अपन डिटेल में 11th क्लास का कंसेप्ट तो पढ़ने से रहे, आपको मैं बताने वाला हूँ एरो डायग्राम के थ्रू, वहां से समझने की कोशिश करना डोमेन, कोडोमेन या रेंज वगैरह क्या होती है, ठीक है ना, क्योंकि 11th क्लास के पार्ट है। मान लो मेरे पास में कोई भी रिलेशन है आर, मेरे पास में कोई भी रिलेशन है आर जो ए और बी के लिए डिफाइंड है इस हिसाब से कि आप कह सकते हो ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ठीक है ना। रिलेशन है मेरे पास में आर, ए भी आपके कोई से भी दो आपके एलिमेंट्स हैं और ए जो है हमेशा बी से बड़ा होगा, ये रिलेशन मैंने माना है। ये तो हो गया रिलेशन। अब ये डिफाइन किसके ऊपर है मैं आपको भी बता देता हूं। इट इज डिफाइंड ऑन सेट ए, और सेट ए जो है आपके पास में वो आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 का। ये आपको आपका यहाँ पे सेट दे रखा है सेट ए, दैट इज 1 2 3 4 5। इसमें 5 एलिमेंट्स है। आप सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ले सकते हो, आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स कुछ भी ले सकते हो, रियल नंबर्स भी ले सकते हो। मैंने तो यहाँ पे ए सेट को लिया है, और जो रिलेशन है ना वो आपका ए टू ए डिफाइंड है। जो आपका रिलेशन है आर, ये आपका कहां से डिफाइंड है, ए टू ए डिफाइंड है। इस चीज का ध्यान रखें। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे एरो डायग्राम आपको बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आपके पास में 1 2 3 4 5 आएगा, और यहाँ पे आपके पास में 1 2 3 4 5 आएगा, क्योंकि जो आपका रिलेशन है ना वो ए से ए पे डिफाइन कर रखा है। तो आपका जो इनपुट आएगा वो भी आप ए सेट में से ही सेलेक्ट कर सकते हो, और जो आपका आउटपुट आएगा वो भी ए सेट में से ही आना चाहिए। आपका आउटपुट भी है ना बेटा कहीं और से नहीं आ सकता, इसका ध्यान रखना। रिलेशन आपके बहुत अलग अलग पॉसिबल है, अनगिनत पॉसिबल है। मैंने नॉर्मल सा ले लिया है ए ग्रेटर देन बी का, और कुछ भी नहीं करा मैंने, ठीक है ना। बोथ ए एंड बी बिलोंग्स टू द सेट ए, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो मेरा यहाँ पे रिलेशन है कि ए इज ग्रेटर देन बी। 1 क्या 1 से बड़ा है क्या? क्या 1 किसी से भी बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। 2 किससे बड़ा हो सकता है आपका? 1 से, और किसी से बड़ा नहीं हो सकता। 3 जो है आपका बेटा ये 1 से भी बड़ा हो सकता है, और जो 3 है आपका यहाँ 2 से भी बड़ा हो सकता है। 4 आपका 1 से बड़ा हो सकता है, 4 आपका 2 से बड़ा हो सकता है, 4 आपका 3 से भी बड़ा हो सकता है, 5 आपका 1 2 3 4 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, इन सब से बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। क्या ये 5 मेरे यूज में आया कहीं पर भी? ये 5 मेरे यूज में कहीं पर भी नहीं आया है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है। यहाँ पे मेरे पास में 1 भी काम में नहीं आया,
तो जब मैं बात करता हूँ डोमेन की, यहाँ पे अगर यहाँ पे डोमेन की बात करूँ तो जो वैल्यूज मैंने यूज में ली है ना फ्रॉम द सेट ए विल बी कंसिडर्ड एज द डोमेन, दैट इज 2 3 4 5। आपकी डोमेन क्या हो गई 2 3 4 5। बात करते हैं रेंज की, तो इस ए सेट से जो वैल्यूज आपके पास में यूज आई है वो सब आपकी क्या कहलाएंगी, रेंज कहलाएंगी, दैट इज 1 2 3 4 1 2 3 4। अब बात करते हैं कोडोमेन की, तो बेसिकली जो आपका ये सेकंड सेट होता है ना, जहां पे आपका रिलेशन डिफाइंड है ए टू ए डिफाइंड है, तो ये जो सेकंड वाला कंप्लीट सेट होता है ना, दैट कंप्लीट सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। तो ये तो हमेशा फिक्स ही रहने वाला है, कोडोमेन निकाल देना आपको कभी दिक्कत आने ही नहीं वाली बेटा, क्योंकि कोडोमेन तो हमेशा ही आपके फिक्स है, जो सेकंड सेट होता है पूरा का पूरा। दैट्स व्हाई वी से दैट रेंज इज आइदर द सबसेट ऑफ कोडोमेन और इट इज इक्विवेलेंट टू कोडोमेन, क्योंकि रेंज आप कहां से सेलेक्ट कर रहे हो, कोडोमेन से सेलेक्ट कर रहे हो, अल्टीमेटली देखा जाएगा। अब ये मैंने आपके रिलेशन बनाया है, अब मैं आपको फर्क बताने वाला हूं कि क्या ये फंक्शन है कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं है इसके लिए दो क्राइटेरिया फुलफिल होने जरूरी है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होंगे तो आप रिलेशन को फंक्शन नहीं कह सकते। ये रिलेशन डेफिनेटली रिलेशन कैसा भी बनाया जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है उसके अंदर हमारे पास में, बट फंक्शन बनाते टाइम आपके पास में दो क्राइटेरिया फुलफिल होने जरूरी होते हैं। अब पहला क्राइटेरिया आपके पास में क्या होता है वो इधर अपन ऑब्जर्व करते हैं। पहला क्राइटेरिया ये होता है कि सेट ए, ये जो पहला वाला सेट आपको दिख रहा है ना, इसका हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से लिंक करना चाहिए। इसका हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से लिंक करना चाहिए। क्या वन किसी से लिंक कर रहा है क्या? यहाँ पे वन किसी भी एलिमेंट से यहाँ पे लिंक नहीं कर रहा है। अगर वन किसी से भी लिंक नहीं कर रहा है तो आप सीधे सीधे यहाँ पे कह सकते हो इट इज नॉट अ फंक्शन। इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा क्राइटेरिया जो फुलफिल होना चाहिए, हालांकि इसी क्राइटेरिया से हम बता सकते हैं इट इज नॉट अ फंक्शन, बट मान लो अगर वन भी लिंक कर रहा होता, क्या उसके बाद भी ये फंक्शन कहलाता कि फंक्शन नहीं कहलाता, ये भी जानना जरूरी है। जो दूसरा क्राइटेरिया है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी क्राइटेरिया के बिहाफ पे अपन आगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे और जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस है वो इसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। आप ध्यान से देखना। दूसरा क्राइटेरिया आपका ये होता है कि हर एलिमेंट का, ए जो ये पहला वाला आपका सेट होता है, जो आपका फर्स्ट सेट होता है, इसका हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही बी सेट के दूसरे आगे वाले सेट के एक ही एलिमेंट से लिंक करना चाहिए। अब अगर आप इस 2 को देखोगे तो 2 तो 1 से लिंक कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो 3 दिख रहा है, ये 3 आपका 1 से भी लिंक कर रहा है, ये 3 आपका 2 से भी लिंक कर रहा है। तो एक ही एलिमेंट के यहाँ पे आपको कितनी इमेज दिखाई दे रही है? 2 इमेज दिखाई दे रही है। एंड इफ अ रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन, then any element of the first set cannot have more than one image in the set B, और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए and the image should be distinct, अलग अलग, मतलब सॉरी, the image should be a one, there should be only one image, we cannot have two images of a single element in the set B। इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे तो 5 की 4 इमेज है, 4 की 3 इमेज है, 3 की 2 इमेज है, 2 की 1 इमेज और 1 की 2 इमेज नहीं है। तो इस हिसाब से आप इसको क्या बोल सकते हो, that it is not a function। तो अगर आपकी पहली वाली क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल हो भी जाता है तो आप दूसरे क्राइटेरिया आपको चेक करना पड़ेगा। दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना है तभी आपका क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। इस चीज का ध्यान रखना। अब फंक्शन का एग्जांपल क्या होगा मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। उसके अंदर ये तो फंक्शन ही रिलेशन ही कहलाएगा ना, ध्यान रखना। अब अगर अपन बात करें फंक्शन की, तो देखो बेटा कोडोमेन, रेंज और डोमेन, इनके कंसेप्ट तो कभी चेंज नहीं होने वाले। जो कंसेप्ट इनके आपको सिखाए गए हैं वही कंसेप्ट इनके थ्रू आउट चलेंगे। अब अपन बात करते हैं फंक्शन की। इधर अपन और भी एरो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं जो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ मैंने सेट ए ले लिया, यहाँ मैंने सेट बी ले लिया, मैंने तो 1 2 3 4 1 4 9 16। अब मैं 1 का रिलेशन बना रहा हूँ किसके साथ? 1 के साथ में, 2 का बना रहा हूँ 4 के साथ में, 3 का 9 के साथ में, 4 का 16 के साथ में। ध्यान रखना मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ कि मैं रिलेशन बना रहा हूँ 1 का 1 के साथ में, 2 का 4 के साथ में, 3 का 9 में, 4 का 16। मैं रिलेशन वर्ड का यूज किया है, फंक्शन है नहीं। आप लोग डिसाइड कर लेना आराम से, क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हो ये चेक करने के बाद में। अब पहला क्राइटेरिया, क्या ए का हर एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से लिंक कर रहा है क्या?
तो पहला क्राइटेरिया तो आपका फुलफिल हो रहा है। दूसरा क्राइटेरिया, क्या एक एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है, एक से ज्यादा इमेज आ रही है? एक ही इमेज आ रही है, तो आपका दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है। देन यस इट इज अ फंक्शन। अगर मैं इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो R will be a relation between A and B such that ये जो A का स्क्वायर है ये किसके बराबर आ रहा है? B के बराबर आ रहा है। अब कह सकते हो B will be equal to A square where A belongs to set A and B belongs to set B। आप आराम से, मैंने तो रिलेशन बनाया है, फंक्शन है या नहीं है ये आप लोग डिसाइड करोगे। आपको तो रिलेशन ही गिवन होता है, इस चीज का ध्यान रखना। फंक्शन होना या ना होना उन दोनों क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि हर एलिमेंट की इमेज होनी जरूरी है और हर एलिमेंट की एक ही इमेज होना जरूरी है। ये दो चीजें ध्यान रख लेना कुल मिला के। आप चेक कर सकते हो, आप एक के पे वैल्यू डालो 1 तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, एक के पे वैल्यू डालो 2 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, एक के वैल्यू डालो 3 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा और एक के वैल्यू डालो 4 4 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। So every element of set A is related to only and only one element of set B, or you can say that all the elements of set A has only one image in set B, hence this relation is a function। तो इधर आप ऐसा कह सकते हो, therefore it is a function। तो ये बेसिकली आपके पास में फंक्शन और रिलेशन का क्या होता है, कंसेप्ट होता है। इस चीज का ध्यान रखना। ओके, अब बेटा अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर आपके पास में क्वेश्चन आता ही आता है, और जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर। बट इक्विवेलेंस रिलेशन से भी पहले हम लोग एक चीज पढ़ते हैं जिसका नाम होता है ट्राइवल रिलेशंस। अब आपके पास में एक टर्म आती है ट्राइवल रिलेशंस। अगर ट्राइवल रिलेशंस क्या होता है ना, इसको ध्यान से देखना। चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है तो आपको ऐसा लगेगा इसमें कुछ ज्यादा सॉल्व करने के लिए आपके पास में एक भी फॉर्मूला नहीं मिलने वाला, चिंता मत करना, पूरे चैप्टर कोई फॉर्मूला है ही नहीं। ये कंसेप्ट है बेटा, ये यूज आता है बाकी चीजों को सिंप्लीफाई करने के अंदर, ध्यान रखना। अब अगर अपन बात करें ट्राइवल रिलेशंस की, तो बेटा आपके पास में यहाँ पे दो तरीके के रिलेशन निकल के आते हैं, जिसमें से एक का नाम आपके पास में होता है एम्प्टी रिलेशन और एक का नाम आपके पास में होता है यूनिवर्सल रिलेशन। इस चीज का ध्यान रखना। अब ये एम्प्टी रिलेशन क्या होता है और ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ये सब अभी अपन सीखते हैं। These are the two relations which are combinedly called as tribal relations। ठीक है, अभी क्या होते हैं एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, आपको मैं बताता हूँ। अब देखो 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने ना एम्प्टी रिलेशन के, आपने एम्प्टी सेट के बारे में जरूर पढ़ा होगा, और एम्प्टी सेट को हम लोग किस चीज से डिनोट करते थे ये भी आपको शायद पता होगा, दैट इज 5। एम्प्टी सेट को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो आपके पास में एम्प्टी रिलेशन है, तो अगर रिलेशन का नाम ही एम्प्टी है तो इसके अंदर कोई एलिमेंट तो होगा ही नहीं, and the only thing which will be included in the empty relation will be 5, that is null set, और इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको इसका एग्जांपल दिखाऊंगी, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो वो अपन इधर चेक करते हैं कि ना, मान लो कि आपके पास में एक बॉयज स्कूल है, ठीक है ना, देयर इज अ बॉयज स्कूल, और उस बॉयज स्कूल के अंदर हम लोगों ने एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहा बिटवीन टू स्टूडेंट्स ए एंड बी सच दैट ए इज अ मदर ऑफ बी। आपके पास में एक बॉयज स्कूल है, इन अ बॉयज स्कूल वी हैव अ रिलेशन दैट बिटवीन टू पीपल ए एंड बी दैट ए इज अ मदर ऑफ बी। क्या ये पॉसिबल है? बॉयज स्कूल के अंदर कोई किसी की मां बन सकता है? कोई किसी की बहन ही नहीं बन सकता, तो मां कैसे बनेगा? ठीक है ना। सो इट इज नॉट पॉसिबल, दिस रिलेशन इज नॉट वैलिड इन द केस ऑफ अ बॉयज स्कूल, हेंस इट इज अ एम्प्टी रिलेशन। आपका कैसा रिलेशन हो गया? यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन हो गया, ठीक है। अब अगर हमें ना यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में यहाँ पे बात करें, अपन इसका इधर एग्जांपल देखने की कोशिश करें। जैसे मैंने यहाँ पे कोई सा भी एक रिलेशन बनाया, हालांकि मैं इधर और चीज डिफाइन कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर फोकस रखना।
यहाँ पे भी आपके पास में दो लोगों के बीच में रिलेशन बन रहा है ए और बी के अंदर, और रिलेशन मैं आपको ये दे रहा हूं दैट द डिफरेंस इन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज लेस देन 3 मीटर, कि ए और बी की हाइट का जो डिफरेंस है वो हमेशा 3 मीटर से कम होगा। अब ये यूनिवर्सल क्यों है? क्या किन्हीं दो लोगों की हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम ही होता है क्या? उससे ज्यादा नहीं हो सकता क्या? तो बड़ा आसान सा आंसर है बेटा। अभी मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं और मेरी खुद की हाइट है 1.78 मीटर। 1.78 मीटर मेरी हाइट है, मतलब 5 फुट 11 इंच के आसपास मेरी हाइट है। जस्ट मुझसे डबल हाइट का इंसान कितना लंबा होगा? करीबन 10 फीट से ज्यादा लंबा होगा। दुनिया में आज तक कोई भी इंसान नहीं है जो 10 फीट जितना लंबा है, नहीं है ना? और मान लो हो भी गया, 10 फीट का इंसान होगा, उसके बाद भी उसकी हाइट और मेरी हाइट का डिफरेंस 1.5 मीटर के आसपास ही निकल के आने वाला है। इस चीज की भी श्योरिटी है। सो देयर आर नो टू पीपल व्हिच एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड द डिफरेंस ऑफ हुज हाइट कैन बी लेस देन कैन बी मोर देन 3 मीटर, जिनके हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से ज्यादा हो सकता है। आप दुनिया के कैसे भी इंसान उठा लो, एक इन्फेंट नवजात शिशु को उठा लो और दुनिया के सबसे लंबे इंसान को भी उठा लोगे ना, तब भी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से ज्यादा नहीं आने वाला है। ठीक है, सो ये जो कंडीशन ही एग्जिस्ट करती नहीं है 3 मीटर से आने वाली, तो इसका मतलब ये आपका कैसा रिलेशन आएगा? एक यूनिवर्सल रिलेशन आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि ये चीज आपकी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। हियर फ्रॉम द वर्ड यूनिवर्सल वी मीन ओनली द अर्थ। हम किसी दूसरे प्लेनेट के यहाँ पे बात नहीं कर सकते हैं। अगर आपने गलती से एविटार मूवी वगैरह देखी तो वहां तो होते हैं बहुत लंबे लंबे लोग, तो हम उनसे कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, वो बहुत लंबे लोग होते हैं, तो वो साइ-फाई चीजें। हम लोग यूनिवर्सल का मतलब अर्थ से ही मतलब करते हैं, अभी तक ज्यादा यूनिवर्सल में एक्सप्लोर करेंगे। सो दीज आर द टू रिलेशंस, एम्प्टी रिलेशन एज वेल एज द यूनिवर्सल रिलेशन, एंड कंबाइनली दीज रिलेशंस आर कॉल्ड ट्राइबल रिलेशन। अभी जस्ट जो आपके सामने मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं, सो दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन एंड और क्या था मैं? हाँ, ये बेटा आपकी बुक का एक एग्जांपल, ये ध्यान रखना। अभी जो आप ये अपन एनसीईआरटी से गो थ्रू होंगे ना, तो ये कहीं आपको एग्जांपल में मिल जाएगा, तो वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन ही आपके बेसिकली पूछे जाते हैं, नॉट एक्जैक्टली दिस टाइप, इससे थोड़े और अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, क्योंकि अभी आपका टैक्स रिलेशन खत्म नहीं हुआ है, तभी हमने ट्राइबल रिलेशन के बारे में पढ़ा है। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट। ये कंबाइन ही कहलाते हैं, बट जो मेन अब आपके पास में आने वाला है ना, वो अपन इधर चेक करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी और कितने तरह के आपके इसमें रिलेशन होते हैं। Okay, the third one is इक्विवेलेंस रिलेशन। अब है ना, ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी इस चैप्टर के अंदर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक ही काउंट होता है, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ना, ये जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर जो आपके हैवी वेटेज के क्वेश्चन आते हैं, जो 6-6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आने की चांसेस ज्यादा होती है। एक तो इसमें से, या फिर आपके पास में आता है बाइनरी फंक्शन का क्वेश्चन। तो अगर आपने पेपर देखा हो पहले का, तो या तो आपके बाइनरी फंक्शन का क्वेश्चन आएगा या आपके इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये रिलेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है और बाइनरी वाला जो पार्ट है वो आपके फंक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, इन्वर्टिबल भी है, बट इस बार आपके साथ इन्वर्टिबल फंक्शन है नहीं, कोर्स से रिड्यूस कर दिया गया है। तो हमारा फोकस रहेगा इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर, हमारा फोकस रहेगा बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर, दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अब कोई भी रिलेशन अगर इक्विवेलेंस है, तो उसके लिए बेटा उसमें ना 3 तरह की कंडीशन को हमेशा फुलफिल करना होता है। पहली कंडीशन ये होती है कि जो आपका रिलेशन है ना, वो आपका बेटा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। द रिलेशन शुड बी रिफ्लेक्सिव, द रिलेशन शुड बी सिमेट्रिक, एज वेल एज द रिलेशन शुड बी ट्रांजिटिव। अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये क्या शब्द हैं, ये क्या चीजें हैं, इनको बहुत ध्यान से सीखने की कोशिश करना होगा। अब है ना, देखना, मान लो मैं कोई एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा हूं R, let R be a relation
डिफाइंड ऑन ए टू बी। ए सी बी आपका कोई भी रिलेशन डिफाइंड है आर। ए और बी कौन से सेट है, क्या सेट है, मैंने कुछ नहीं बताया, ये कुछ भी सेट हो सकता है। अब रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है, इट इज सेड टू बी फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा if R is equal to R is a relation between A to A such that A belongs to A and B and A belongs to B। ठीक है, अगर आपका जो रिलेशन आपने डिफाइन कर रखा है अगर वो सेम एलिमेंट्स के ऊपर डिफाइन हो रहा है तब वो रिलेशन आपका कैसा कहलाता है, रिफ्लेक्सिव कहलाता है। इस चीज का ध्यान रखना। बात करते हैं सिमेट्रिक की। R is relation between A1 और फिर इसको अपन A कॉमा B बिलोंग्स, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, इसको भी आप बेटा चेंज करके और इजी फॉर्मेट में लिख सकते हो। If A कॉमा A बिलोंग्स टू R तब तो आपका रिफ्लेक्सिव कहलाता है। अगर आपका A कॉमा B किसको बिलोंग कर रहा है, R को, and which implies B comma E भी किसको बिलोंग करेगा, R को। और आपका रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव तब कहलाता है जब आपका A कॉमा B किसको बिलोंग कर रहा हो, R को, B कॉमा C भी किसको बिलोंग कर रहा हो, उस रिलेशन R को, और उसके कारण अगर A कॉमा B और B कॉमा C आपको बिलोंग कर रहा है ना तो आपका A कॉमा C भी किसको बिलोंग करना चाहिए, R को। सो अगर ये तीन कंडीशन बेटा आपकी फुलफिल हो जाती हैं, है ना, उस केस में आपका रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ध्यान रखना, अगर इसमें से कोई सी भी एक चीज फुलफिल नहीं हो पा रही है, अगर आपका रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव आ रहा है, ट्रांजिटिव आ रहा है बट सिमेट्रिक नहीं आ रहा है, तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता है। तीनों होना मैंडेटरी और कंपल्सरी, जो मानना चाहो मान सकते, बट ये तीनों होने ही चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या बना, इसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं। बुक्स में अपन एग्जांपल नंबर 1 से शुरू करेंगे, बट एग्जांपल नंबर 1 हम लोगों ने अभी भी कर लिया था जब हम लोगों ने अभी ट्राइबल रिलेशंस के बारे में बात करी थी, दैट इज एम्पटी रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो उसको बुक में से देखना। अपन एग्जांपल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। अब जो आपके पास में रिलेशन है ना, वो सब जो क्वेश्चन है वो आपके बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर बेस्ड है मैक्सिमम, तो है ना। आपका एग्जांपल नंबर 2 है, लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विथ रिलेशन विथ R अ रिलेशन इन T गिवन बाय। आपका जो रिलेशन आपको दे रखा है ना एग्जांपल नंबर 2 में, वो दे रखा है between T1 and T2 such that T1 is congruent to T2। फिर आपको बोला कि शो दैट कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, और जो T है ना वो आपका सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है where T is the set of all triangles। तो ये जो T1 T2 ये सारे ट्राइंगल्स इस सेट T में से ही निकल के आ रहे हैं, इसका ध्यान रखना। मतलब हम लोगों ने क्या करा, एक सेट बनाया, हम लोगों ने ट्राइंगल्स का यूनिवर्सल सेट बनाया, उस सेट में हमने दुनिया के सारे ट्राइंगल्स को लाके डाल दिया, वो आपका T सेट है यहाँ पे। अब आपको बताना है कि रिलेशन जो है ना इक्विवेलेंस है। चलो बताते हैं। आपको बेटा फालतू की थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक एक लाइन को अच्छे से समझ के लिख पाए ना तो आपकी फालतू की थ्योरी हट जाएगी। हमें अच्छे से पता है, हम लोगों ने 9-10 के अंदर हम लोगों ने सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया पढ़ा होता है। हम लोगों ने पढ़ा होता है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं ना वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं। अब आप खुद बेटा सोचो एक बार, अगर आप जब है ना अपनी परछाई, जब आप है ना अपनी इमेज देखते हो कांच के अंदर, वो एग्जैक्टली आपके जैसी होती है। हर इंसान, हर ऑब्जेक्ट खुद के जैसा तो हमेशा दिखेगा ही दिखेगा ना। इट मींस एवरीथिंग इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर चीज खुद के साथ में कॉन्ग्रुएंट होती है, तो इस ट्रायंगल का भी क्या दोष है क्या। सो वी नो दैट एवरी ट्रायंगल
इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होता ही है, देयरफॉर T, T बिलोंग्स टू R। इसका मतलब आपका T, T किसको बिलोंग करेगा? R को। फिर T1 की जगह हमने T लिख दिया, T2 की जगह हमने T लिख दिया, और कंडीशन क्या थी हमारे पास में? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो हर ट्राइंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट हो गई ना यहाँ पे आपके पास में। Every triangle is congruent to itself, hence it is a reflexive relation. T1 लिखो, T2 लिखो, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। It is reflexive. ये आपका कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। दूसरी चीज, if T1 is congruent to T2, अगर मैंने दो ट्राइंगल लिए T1 और T2 और ये दोनों आपस में T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, इसका ये मतलब हो जाएगा ना कि जो T2 है वो भी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? T1 के तो कॉन्ग्रुएंट होगा। बात तो बराबर ही है। A B के बराबर है या B A के बराबर है, क्या फर्क पड़ता है? बात तो बराबर ही पड़ेगी ना दोनों कंडीशन के अंदर। Therefore, if T1, T2 belongs to R, it implies T2, T1 also belongs to R. Hence, it is symmetric। ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है ना। अब हम तीसरे कंडीशन की यहाँ पे बात करते हैं। Let T1, T2, T3 be three triangles such that, हमने तीन ट्राइंगल्स लिए इस हिसाब से कि T1 जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है? T2 के, एंड T2 जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है? T3 के, है ना। Therefore T1 किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका? T3 के। तो इधर हम ऐसा कह सकते हैं, hence T1, T2 belongs to R and T2, T3 belongs to R, which implies T1, T3 also belongs to R. तो अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 और T3 आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल्स। इसका मतलब ये आपका रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव भी है। Therefore it is transitive। अगर कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो गया प्रूव, सिमेट्रिक प्रूव हो गया और ट्रांजिटिव प्रूव हो गया, therefore R is an equivalence relation। इसका मतलब हो गया कि R आपका कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको ऐसे एक चीज चेक करनी होती है। कोई बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बुक वाली ही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी पैराग्राफ के फॉर्म में। ऐसा कोई भी मैंडेटरी केस नहीं होता है। आप आराम से अपनी बेसिक मैथमेटिक्स के कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी के साइन का यूज करो और आप आराम से अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चीजों को लिख सकते हो। क्योंकि रिलेशन फंक्शन जो सेट थ्योरी होती है ना, ये कोई फॉर्मूले में बेस्ड होती नहीं है, ये है ही थ्योरी, इसका नाम में थ्योरी आ रहा है ना। सो आपके जो वर्ड्स होते हैं वो कुल मिला के क्लियर होने चाहिए आपस सामने। ऐसा नहीं है कि आप है ना रिफ्लेक्सिव प्रूफ करके वहां सिमेट्रिक पढ़ते यूज करो। बस इस चीज का ध्यान रखना, टर्मिनोलॉजी सही यूज कर लेना, और कोई इसमें कोई आपकी ग्रामर वगैरह चेक नहीं करता कि आप पूरे पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसी क्वेश्चन को जब आप बुक में चेक करोगे तो आपको वहां पे पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाएगा, और इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी चेक कर ऐसे भी कर सकते हो, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। इनफैक्ट ये ज्यादा अंडरस्टैंडेबल रहेगा अगर आप इसको लिखोगे तो, क्योंकि इसमें क्लियर हो रहा है कि आप कहाँ पे क्या चीज लिख रहे हो। ठीक है, कुछ पूछना है बेटा किसी को? वहां से दोनों को हटाइए। चलो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पेन भी ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 आपका दे रखा है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज। अब बेटा आपको इसमें ना एक सेट दे रखा है L, दिस इज अ सेट ऑफ ऑल लाइंस। जैसे आपके पास में पहले हर ट्रायंगल्स के सेट दे रखा था T, यहाँ पे L मींस लाइंस एंड इट इज अ सेट ऑफ ऑल लाइंस। और आपको जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है कुछ इस तरीके का, बिटवीन L1 एंड L2 सच दैट L1 is perpendicular to L2। अब आपको इसमें प्रूफ करना है, शो दैट R is symmetric but neither reflexive nor transitive। अब ठीक है ना, चलो मान लो आपके क्वेश्चन में आपको ऐसा शो वाला वर्ड यूज नहीं कर रखा, आपको तो बताना है कि चेक वेदर R is symmetric or not, transitive or not, or reflexive or not। क्योंकि शो का मतलब तो होता है कि हमें आंसर पहले से पता पड़ जाता है, शो का मतलब वो तो आना ही आना है ना। फिर हम तो मान के चल रहे हैं, हमें तो चेक करना है कि क्या है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ये सब कुछ अपन चेक करते हैं आराम से बैठ के। ठीक है ना। अब अपन इसका अगर सोल्यूशन स्टार्ट करें बेटा,
आपके पास में दो लाइंस हैं, आपके पास में घर में कॉपी किताबें दीवारें सब कुछ है, पेन वगैरह, आराम से जिस ओरिएंटेशन पे चाहो दो लाइंस बना के दिखाना इस तरीके से, या एक लाइन बनाना और उनको प्रूफ करना कि सर ये लाइन खुद के परपेंडिकुलर है। पॉसिबल है क्या? कोई भी लाइन खुद के साथ में परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। इनफैक्ट कोई भी लाइन खुद के साथ में हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनाती है। ध्यान रखना इस चीज का बेटा। एवरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद इटसेल्फ, इट इज नॉट एट ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्योंकि जब आप लोगों ने कभी टेंजेंट्स और नॉर्मल्स या स्ट्रेट लाइन चैप्टर के बारे में बात करी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपकी एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस का जो आपका स्लोप होता है कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना बन रहा होता है? 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री आपके पास में कितना आता है? 0 आता है। क्योंकि हम लोग स्लोप कैसे मेजर करते हैं? वी चेक आउट द एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस, एंड अगर हमको एक्स एक्सिस का स्लोप निकालना है तो हम ये मानते हैं कि एक्स एक्सिस उसके साथ में कितना एंगल बनाती है? 0 डिग्री का। सो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, बट एवरी लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। इस चीज का ध्यान रखना। और हमें यहाँ पे रिलेशन क्या बोला गया है? दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो यहाँ पर हम ये चीज क्लियर लिख सकते हैं दैट a line cannot be perpendicular to itself, therefore L comma L या फिर L1 comma L1, आप L2 comma L2, L3 comma L3, L comma L जो लिख सकते हो, therefore L1 comma L1 does not belongs to R। ये तो belongs to का साइन होता था और क्रॉस कर दो तो does not belongs to R, therefore it is not reflexive। रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, क्योंकि लाइन का खुद के साथ में रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा ना। हमने भी ये तो डिस्कस किया था कि खुद के साथ में रिलेशन होना चाहिए, और एक लाइन का खुद के साथ में रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, ये वाला एटलीस्ट ये वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है, अपन सिमेट्री का चेक करते हैं। लेट L1 perpendicular to L2, therefore L2 is also perpendicular to L1। आप चेक कर सकते हो। इधर मैं नॉर्मली अगर कोई भी लाइन बना दूं, दिस इज द लाइन L1, ये आपके पास में L1 लाइन है, और ये आपके पास में आपकी कौन सी लाइन है? L2 लाइन है। आप चेक कर सकते हो बेटा कि दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा हर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हर जगह कैसा बनेगा? 90 डिग्री तो बनेगा, क्योंकि आपकी लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो आप L1 को L2 के परपेंडिकुलर बोलो या L2 को L1 के परपेंडिकुलर बोलो, क्या फर्क पड़ता है? बात तो एक ही पड़ने वाली है। Therefore L1 L2, if L1 L2 belongs to R, it implies L2 L1 also belongs to R, hence it is symmetric। ये कैसा है आपका? सिमेट्रिक। अब देखो इक्विवेलेंस तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस तो भूल ही जाओ, सिमेट्रिक तो है। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। लेट L1, L2 and L3 be 3 लाइंस, या फिर कोई सी यहाँ पे 3 लाइंस हैं such that L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3। तो अगर मैं इस चीज को ड्रॉ करना चाहूँ आपके सामने, पहले मैं L1 और L2 को यहाँ पे परपेंडिकुलर बना देता हूँ। ये भी मेरी L1 और ये मैं ले लेता हूँ L2। लेट दिस बी L1 और इसको मैं यहाँ पे L2 मान कर देता हूँ। दोनों बढ़िया आपस में परपेंडिकुलर दिख रही होंगी आपको अच्छे से। अब बेटा मैं ना L2 और L3 को भी परपेंडिकुलर बनाना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं यहीं पे बनाऊंगा कि कुछ ऐसे ही बनाऊंगा क्या? सही बनाया क्या मैंने? है ना? और अगर मैंने सही बनाया है तो आई थिंक दीज आर द कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, है ना? If the sum of consecutive interior angles is 180 degree, then the lines are parallel. It means therefore L1 is parallel to L3 और L2 तो आपने पे ऐसा ट्रांसफर सेलेक्ट करने लग जाएगी, ये आपके पैरेलल है। Hence if L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R, it implies L1 L3 does not belongs to R, therefore it is not transitive। इस चीज का ध्यान रखना, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है।
ठीक है, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन खत्म, ये हमको शो भी करना था। बट इसके अलावा मैं आपको इसमें एक और चीज बताना चाहता हूँ, उस चीज को ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पे ना जो आपको क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ था, आप उस चीज को देखते हैं। यहाँ पे आपके एक वर्ड इस्तेमाल करा गया था, वो ये था कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। यहाँ पे ना एक वर्ड भी ये भी लिखा होता है कि हम यहाँ पे प्लेन की बात कर रहे हैं बेटा। प्लेन का मतलब आपको पता है अच्छे से क्या होता है? 2 डायमेंशनल। हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल की बात कर रहे थे, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। इस वजह से हम यहाँ पे इसको क्या नहीं प्रूव कर पाए, ट्रांजिटिव प्रूफ नहीं कर पाए। बट अगर हम यहाँ पे 3 डायमेंशन की बात कर रहे होते हैं ना, तो अपने घर की दीवारों के, इस रूम की दीवार के कोने को देख लेना, आपकी 3 लाइंस आपको आराम से परपेंडिकुलर दिख जाएंगी। सो 3D के अंदर more than 2 lines can be mutually perpendicular to each other, they can exist, but in 2 dimension we cannot make 3 lines perpendicular to each other. अगर हम ऐसा कोशिश करेंगे तो we will end up in making 2 lines parallel to each other। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है।